हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। आंसर की आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 का करते हैं, फिर शिफ्ट 2 का मैं सुबह तक डालने की कोशिश करूंगी। बहुत मेहनत की है और भी करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगी। पेपर ठीक ठाक लेवल था, ठीक है। हार्ड था, बट हार्ड उस वे में नहीं था कि हाँ कुछ और ही पूछ लिया। हार्ड उस वे में था कि फैक्चुअल के बेस पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। पेपर को आप देखोगे शांत मन से देखना, ठीक है। अगर किसी के कम मार्क्स हो रहे हैं या डर लग रहा है तो भी ध्यान से देखना, ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका, उसके बाद हमें आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। अभी हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम मैंने आज पूरे दिन लगाया है ठीक है। A democracy is more than a form of government, it is a mode of living। तो ये स्टेटमेंट किसकी है कि ये हमारी डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, वो एक एसोसिएटेड लिविंग का मोड है, ठीक है। तो ये जॉन डेवी की स्टेटमेंट है, ठीक है। और ठीक दिया हुआ है आंसर की में भी। जहां पे चैलेंज करना होगा मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये मतलब नहीं है ठीक उसके अकॉर्डिंग, तो आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो टिक लगा दिए जो आंसर की में दे रखे हैं वो ठीक भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सोफी एंड सोफिया इज करेक्टरिस्टिक इन करेक्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। ये विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बुक है, उनके करेक्टर है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ था, एकदम ठीक है। उसके बाद थर्ड है, who among the following has used the term internal restrictions and external restrictions in the discourse of multiculturalism। तो हम वैसे सभी राइटर मल्टीकल्चरलिज्म के, बट विल केमली का एक मतलब फेमस नाम है, ठीक है उनका। विल केमली का जो है उनका, तो इस वजह से अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम इस पे मार के आते, मतलब तुक्का भी इधर ही मारते। वैसे क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। विल केमली का है इनका आंसर। उसके बाद है फॉर हु अमंग द फॉलोइंग सॉरी फॉर whom among the following MP Foster has stated that political thoughts represent more of a pagan revival than a Protestant religion। ये बैंथम के बारे में ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं MP फोस्टर, MB फोस्टर। उसके बाद है मतलब थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है वन our souls have been corrupted in the proportion to the advancement of our sciences and our art towards perfection। कि एडवांस जो हो रहा है, एडवांसमेंट साइंस की, साइंस में उसने हमारे सोल को करप्ट कर दिया है, ठीक है। उसने आर्ट को मार दिया है हमारी को। तो ये बात डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट रूसो बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी रूसो को पढ़ा होगा तो आप इसको सही कर सकते थे, अगर ये स्टेटमेंट आपने नहीं भी देखी होगी तो। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल वर्क। इसमें इतना आसान है, अपोलॉजी है, क्योंकि ये प्लेटो का काम है और उसका पहला वर्क है, ठीक है। तो उनका नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट एटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इनमें से प्लेटो क्या फिक्स मानता है। अब किसी को नहीं पता है, ये तो पता है ना कि प्लेटो एक आदर्शवादी है, आइडियलिस्टिक है, वो आइडिया को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम आइडिया पे टिक करके मतलब सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द एनालेक्स इज रिलेटेड टू, ये कॉन्फ्यूशियस जो थे उनकी टीचिंग से रिलेटेड है। ये उनके डिसाइपल्स जो थे चाइना के अंदर, उन्होंने लिखी थी उनकी डेथ के बाद, ठीक है। कॉन्फ्यूशियस की राइटिंग टीचिंग्स पे। उसके बाद है ये ऊपर ना ये कोड लिखे हुए हैं क्वेश्चन के, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन के कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सबके मैंने कोड डाल दिए हैं यहाँ पे। जो भी मतलब आपको लगे हाँ ठीक नहीं है उसको मेंशन कर देना कमेंट में, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। ताकि औरों को भी पता लगे। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मैं रिसर्च कर सकती थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। When and what at which place in the South Africa, the Indian Assembly demonstrated and took oath of passive resistance। ये जोन्सनबर्ग 1906 सितंबर के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद है who among the following launched the self respect। ये नाम से भी आप कर सकते हो, ईयर नहीं होती तो भी ईवी रामास्वामी नेकर, और इन पे क्वेश्चन आना है, और सेल्फ रेस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आना है, ठीक है। हर बार ऐसे होता है। उसके बाद है who among the following characterize line to the Sariyat and Javabit,
ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी क्योंकि मुझे नहीं पता है सच में, बट मुझे ये पता है शरियत ला क्या होती है और जावेद ला क्या होती है और किसने दी है, ये जिया बरानी ने दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में करवाया भी था आपको। उसके बाद है व्हेन डिड एम एन रॉय डिसमेंटल हिज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 1948 में डिसमेंटल की थी और बनाई कब थी, 1940 में बनाई थी। उसके बाद 1948 में उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिस्टिक पार्टी बनाई थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी हटा के। उसके बाद है इन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए मैटर रेफर करना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंक्वायरी करता है और सही पाता है तो वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। मुझे ये स्टेटमेंट मतलब मिली नहीं कहीं पे भी कि हाँ इंडिविजुअल मिनिस्ट्री नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एडवाइजरी रोल प्ले करती है। आई डोंट थिंक कि उसका कंपल्सरी कुछ है, ये भी मुझे नहीं मिली। और ये तो बिल्कुल गलत है ही कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क द यूपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर कंसर्न स्टेट, ये गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट जब दो या दो से अधिक स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को रिक्वेस्ट करती है तो वो कंडक्ट करवाती है ज्वाइंट जो एग्जाम है उसको, ठीक है। एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करवाती, ठीक है। तो ये तो गलत है ही, इससे ऊपर वाली मुझे नहीं मिली है कहीं पे, मतलब ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। मैंने पढ़ा है एडवाइजरी रोल है, बट ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली। आपको मिली हो आप कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। मुझे सोर्स भी बताना ताकि मैं भी जाके स्टडी करूं और मेरा ओपिनियन क्लियर हो। उसके बाद है वाई रॉबर्ट नोजिक एग्री विद द अनार्किस्ट, सॉरी ओके ओके ठीक है, वाई रॉबर्ट नोजिक एग्रीज विद द अनार्किस्ट असर्शन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ स्टेट, पिक द इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट करना है, मतलब इनकरेक्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो उठाना है। इट इज इंटरेस्टिंगली इमोर्टल, ठीक है, आपको सारे ठीक लगेंगे, बट यहाँ पे आओ, रॉबर्ट नोजिक लिबर्टेरियन थिंकर है, क्या वो वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे? ऑब्वियस बात है ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है, तो हम इनकरेक्ट को छाड़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये होता है वोट ऑफ एमपी इज इक्वल टू टोटल वोट्स ऑफ एमएलए all MLAs of all state and UTs upon the total number of elected member of parliament। ये एक MP की वोट की वैल्यू होती है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ये फॉर्मूला अब की बार पूछ लिया है, एक बार शायद बहुत पहले पूछा गया था, 2014 या 15 के आसपास। उसके बाद है which one of the following fundamental duties inserted by the 86th constitutional amendment act, ये right to education वाली थी, to provide opportunities for education by the parents to their child, ठीक है। उसके बाद है which are the 6 minority religious community notified by the National Commission for Minorities, जो NCM थे उन्होंने कौन सी 6 माइनॉरिटी बताई थी जो यूनियन गवर्नमेंट सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर, जो कि 1992 के एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था माइनॉरिटी कमीशन। उसने कितनी माइनॉरिटी बताई है, जो 6 माइनॉरिटी है वो कौन सी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो हमारी कंट्री में है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन और जैन्स, ठीक है। ये सारी 6 माइनॉरिटी हैं जो कि एनसीएम ने मतलब माइनॉरिटी के रूप में स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है जिन्हें। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द इलेक्शन ऑफ पोलिंग स्टेशन, इलेक्शन एट पोलिंग स्टेशन कंडक्ट कौन करवाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा, ऑब्वियस बात है। उसके बाद है आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले तो 50 तक बहुत ही आसान डाले हुए हैं, आगे भी आसान है ऐसी बात नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज पीएनआर ऑफ पीआईएल, पीएन भगवते जो जस्टिस थे उनकी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लट्टू टाइप में। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये थे जीन ड्रेइज।
जो कि बेल्जियन इकोनॉमिस्ट से, ठीक है। इन्होंने सोशल वेलफेयर और जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। और मतलब हमारी गवर्नमेंट को भी हेल्प किया था, जो मनरेगा एक्ट बना, नरेगा बना था उसमें, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल अमंग ओरिजिनली फिक्स्ड इन 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट। जो 6 प्रिंसिपल ओरिजिनली सिटीजन चार्टर मूवमेंट के थे उसमें से कौन सा नहीं होगा। अगर आपको नहीं भी पता है, चलो ये सब छोड़ो, क्या क्वांटिटी होगा? क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की बात की जाएगी ना। क्या सर्विसेज में क्वांटिटी की बात थोड़ी ना की जाती है, क्वालिटी कैसी दे रहे हैं हम सर्विसेज की उसकी बात की जाती है। तो हम इसे कॉमन सेंस से भी हटा सकते हैं और कॉमन सेंस से वहां पे अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद है Which of the following amendment is related to anti defection? ऑब्वियस है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। आसान, जो कि 10th शेड्यूल भी ऐड करता है। उसके बाद है द 4 P's इन द 4P थियोरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि लूथर गुलिक ने दी थी। उसके 4P क्या है? वो है पर्पज, पर्सन, प्लेस एंड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फॉलेट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी इज। अब जो एमपी फोलेट है उनकी पावर क्या है? पॉजिटिव पावर है उनकी, ठीक है। वो पावर के पॉजिटिव व्यू को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करती हैं। तो उन्होंने कहा है पावर कैन नेवर बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ठीक है। उनकी पावर पावर विद है, पावर ओवर नहीं है। अथॉरिटी पावर ओवर होती है, पावर पावर विद होती है, ठीक है। तो उनकी एक पॉजिटिव व्यू है पावर का, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द लिटरेचर ऑफ एनपीएम लेज एम्फेसिस ऑन। एनपीएम जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लिटरेचर बहुत बार करते हैं हम यार। रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, ये तो ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हरोल्ड लाजवेल। हरोल्ड लाजवेल ने 7 स्टेजेस बताए हैं, ठीक है, पॉलिसी साइंस के। तो 5th है वो एप्लीकेशन है। आपको मैं बता देती हूँ, पहला उन्होंने बताया था वो है इंटेलिजेंस। अगर पीछे से सीरियल की आवाज आ रही हो ना आपको, मतलब नाटक सीरियल जो चलते हैं, तो वो मेरी मम्मी देख रही है। दूसरा है प्रमोशन। थर्ड है प्रेस्क्रिप्शन। फोर्थ जो वो बोलते हैं वो है इन्वोकेशन। एंड फिफ्थ बोलते हैं एप्लीकेशन। एंड सिक्स्थ बोलते हैं वो टर्मिनेशन। एंड सेवंथ बोलते हैं वो है अप्रेजल, ठीक है। ये उन्होंने 7 स्टेज बताई है पॉलिसी जो साइकिल है उसकी। तो 5th जो है वो है एप्लीकेशन की, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद स्वच्छ सुरक्षा। कौन है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है वो मिनिस्ट्री। स्वच्छ जो सर्वेक्षण है उससे एसोसिएटेड है, सर्वेक्षण। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सोशल ऑडिट। ये मेघालय लेके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो कौन पब्लिश करता है? वो पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो डिपार्टमेंट है वो जीआईआई पब्लिश करता है इंडिया के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइडे एक्ट। ये 2006 के अंदर इंडिया यूएस पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन एक्ट जो था उसे हाइडे एक्ट कहा जाता था, ठीक है। उसके तहत यूएसए के अंदर एक सेक्शन था जो कि यूएसए को मतलब फोरबिड कर रहा था इंडिया के साथ वो न्यूक्लियर डील करने के लिए, जो 123 एग्रीमेंट है वो करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्ट तब पास हुआ था, ठीक है, हाइडे एक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील के कौन से प्रिंसिपल है? आप इसमें नहीं बहुत आसानी से निकाल पाओगे। देखो, इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर हैगी, सॉरी, ये हो सकती है नहीं ना। तो सी ऑप्शन जिसमें है ऑब्वियस बात है हम रिमूव कर देंगे, हमारा एक ही बचता है। उसके बाद है when did a female police personnel from India took part in the first ever peacekeeping operation। ये 2007 के अंदर हमने एक फीमेल जो कंटेन क्या बोलते हैं, बटालियन, ओके, फीमेल बटालियन, ठीक है, हमने भेजी थी। सीआरपीएफ की बटालियन थी 2007 के अंदर, जनवरी के अंदर। और ये लिब्रिया जो कंट्री है उसके अंदर इन्होंने ऑपरेशन किया था। 24 आवर ड्यूटी की मतलब की थी उस टाइम पे, ठीक है, इन्होंने। उसके बाद है
द एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है हमारी, हैज बिकम अ कॉन्सेप्चुअल अम्ब्रेला फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. Which of the following given below does not come in the purview of extended neighborhood? हमारे extended neighborhood में कौन नहीं आता, ये हमें बताना है, ठीक है. तो extended neighborhood में कौन आता है पहले ये देख लेते हैं. तो कौन कौन आता है? साउथ एशिया, उसके बाद है इंडो पैसिफिक रीजन, नेक्स्ट जो है वो है वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया. ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड जो पॉलिसी है उसके अंदर कवर होते हैं. तो इसमें ईस्टर्न अफ्रीका की बात नहीं होती, वो हमारे नेबरहुड में ही हम कवर करते हैं. उसके बाद है, नहीं नेबरहुड में तो नहीं करते, नेबरहुड में तो ओनली जो बॉर्डर है वो कवर करते हैं. उसके बाद है The foreign minister S. Jaishankar has summarized Indian approach to the multicultural. ये 5S का कॉन्सेप्ट जो एस जयशंकर ने दिया था उसमें कौन सा रॉन्ग है ये हमें बताना है, ठीक है. अब 5S कौन कौन से थे? सम्मान, संवाद, ओके ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है. उसके बाद थर्ड है शांति, ओके एक शांति हो गया, और समृद्धि और सुरक्षा. समृद्धि भी है और एक बच गया सुरक्षा. ये 5 थे. तो एक कौन सा नहीं था वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज हार्मनी. इसकी बात नहीं की थी उन्होंने, ठीक है. उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू सेट अप वर्ल्ड बैंक वाज टेकन. ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, उसमें WTO, वर्ल्ड, सॉरी, ओके, WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IBRD जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, उसके तहत में. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इन विच ईयर वाज यूनाइटेड नेशन सेटअप. इतना आसान क्वेश्चन. 1945 के अंदर 24 अक्टूबर 1945. उसके बाद है हु कॉइन्ड द टर्म कंटेनमेंट. ये जॉर्ज एफ केनन है, उन्होंने कॉइन की थी. वर्ल्ड वॉर के, सॉरी, कोल्ड वॉर के टाइम में जब यूएसए को कंटेन करने की पॉलिसी आई, ये अमेरिकन वो थे, तो यूएसए को कंटेन करने की, सोवियत को कंटेन करने की पॉलिसी, तब इन्होंने वर्ड कॉइन किया था जो जॉर्ज केनन ने, ठीक है. उसके बाद है हु कैरेक्टराइज इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. ये जॉर्ज बुश जो थे उन्होंने किया था जब इन्होंने इंडिया की यात्रा की थी 2002 या 2000 के अंदर, ऐसा कुछ, मतलब जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे 1999 के अंदर. बट बाद में जब यूएसए ने लिफ्ट किए थे तब यूएसए प्रेसिडेंट ने हमारे कंट्री में विजिट की थी, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है. उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच. इकोलॉजिकल अप्रोच की हमें ट्रू बतानी है, ठीक है. द इकोलॉजी वॉज ग्रीक रूट इको एंड ओइकोस, जो मैंने कई बार, बहुत बार आता है. अर्नेस्ट हेकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, बिल्कुल ठीक है. एंड्रयू हॉब्सन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलिज्म, ठीक है. इकोलॉजी ग्रीन आइडियोलॉजी इज डिबेट ऑफ 16th सेंचुरी. क्या ये ऐसा है? ग्रीन आइडियोलॉजी तो रिसेंट डिबेट है, कॉन्टेम्परेरी है, वो 16th सेंचुरी में कहां से आ गए. तो डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और सब ट्रू है. उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट सुपरस्ट्रक्चर इज रिलेटिवली ऑटोनॉमस, ठीक है. इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी, सी एंड डी, जो कि हमारे उसमें दिया हुआ है आंसर की में, ठीक है. मैंने इस पे रिसर्च कर ली है, बट आप और कर लीजिए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है. बट ठीक है ये मेरे हिसाब से. बट लुइस ऑल्थरस से वो भी मार्क्सिस्ट तो नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया था यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच में, ठीक है. तो शायद वो इसलिए नहीं होगा, उससे वही चीज एसोसिएट करते हैं. तो ये सब बचे हुए उससे एसोसिएटेड है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द टर्म ऑफ मैकेवली द प्रिंस. मैकेवली की जो द प्रिंस बुक है उसके बारे में करेक्ट हमें बताना है, ठीक है. तो बुक इज रिटन इन डेमोक्रेटिक स्पिरिट, गलत है. मोनार्कियल ज्यादा है. उसके बाद है द बुक वॉज सपोर्टेड बाय सिटीजन आर्मी, ये ठीक है. द फेमस एंटी सेकुलर, ये भी आप गलत निकाल, इसमें गलत आप बहुत जल्दी निकाल दोगे. और हमेशा मतलब
सोचा करो कि हमें गलती निकालना है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो गलती निकालता है, ठीक है। हम अच्छे को नहीं देखते, गलत को देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे भी हमारी वही अप्रोच लगाया करो, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट इन रिगार्ड टू द जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हमें करेक्ट बताना है। सारे छोड़ो, क्या ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक का है, पॉपुलर सॉवर्निटी का नहीं है ना। तो ए बी सी एंड डी, ए बी सी करेक्ट है। यहाँ पे रूसो का है पॉपुलर सॉवर्निटी। उसके बाद है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रेफरेंस टू टैगोर फिलोसफी। टैगोर की फिलोसफी। सब छोड़ो, आप डी पे आओ। क्या टैगोर सपोर्टेड एग्रेसिव नेशनलिज्म। टैगोर का एक ही फेमस कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेशनलिज्म। और उनका नेशनलिज्म कभी भी नैरो माइंडेड नहीं है। उनका नेशनलिज्म एक इंटरनेशनल लेवल पे सबको, मतलब एक नैरो माइंडेड नहीं, एक ब्रॉड अप्रोच है, ठीक है उनकी। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म को वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो डी को हम एलिमिनेट करेंगे, जिसमें डी है, ए की बचता है हमारे पास, दैट इज ए ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पज ऑफ दंड नीति। दंड नीति का क्या पर्पज है कौटिल्य का, ठीक है। तो कौटिल्य की दंड नीति आपने पढ़ी होगी, तो उसमें 4 उसके यूज बताए हैं, ठीक है। मतलब 4 पर्पज हैं दंड नीति के, दैट इज एक्वेशन, प्रिजर्वेशन, उसके बाद है एजुमेंटेशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुमेंटेड, ठीक है। ये 4 है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दंड नीति ऐसा कौटिल्य ने नहीं बताया है, ठीक है। तो ए बी डी एंड ई हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कौन से फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम के। आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिकल डिके हम इसको मतलब एलिमिनेट करेंगे, तो बी जिसमें नहीं है, तो बी 2 बच गए हमारे पास, ओके। नहीं, एक ही बच गया हमारे पास, ए एंड सी, ठीक है। तो बी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड फैक्टर लीड टू द रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। कौन चीजें रिवॉल्यूशन ला सकती हैं, ठीक है। अब कौन सी नहीं ला सकती हैं वो देख लो इसमें, और बचा हुआ बहुत आसान बचेगा। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस, क्या ऐसी चीजें रिवॉल्यूशन ला देंगी कि। उसके बाद है इंक्रीमेंटल चेंज, ये भी हम एलिमिनेट करेंगे। सोशल डिसइक्विलिब्रियम करेगा, बिल्कुल। मास मोबिलाइजेशन, ये तीनों फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। ये 2 काम नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट मूव करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्पीकर। स्पीकर की पावर के बारे में, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द स्पीकर इन केस ऑफ डिसाइड टू क्विट हिज ओन पार्टी। एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ वो बिना उस लॉ के परव्यू में आके रिजाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी और बी और सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है Speaker cannot preside over while a resolution for his removal from the office is under consideration. ठीक है, हाँ ठीक है। ये वाली एंटी डिफेक्शन लॉ की नहीं है, ये उसके रिमूवल की है, ठीक है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसा मेंशन नहीं है, तो बी एंड सी हमारा करेक्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कि नहीं उसका ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेरोगारी केस हुआ था 1960 में, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है हमारा। फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 का हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि वो इंटीग्रल पार्ट है। देन एक और केस LIC केस जो कि 1993 का है शायद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल पार्ट है, फिर दोबारा सेट किया, यहाँ पे नोट नहीं आना था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ए एंड बी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रेंथ क्या है, आप गलत यहाँ पे छाट लोगे तो आ ही जाएगा मजा। इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ये स्ट्रेंथ थोड़ी ना, ये उसकी वीकनेस है। उसके बाद है इट डज नॉट प्रमोट ह्यूमन एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन नेशन, ऐसा है क्या। ह्यूमन एंड कल्चरल इंटरेक्शन तो होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये दोनों हम निकाल देंगे, ए बी सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, जो आर्टिकल 26 है, रिलीजियस डोमिनियन है, उन्हें इस्टेब्लिश करने का अधिकार देता है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को। तो वो रिलीजियस डोमिनेंस, उस अधिकार के अंदर क्या क्या आते हैं ये हमें बताना है। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। टू मैनेज इट्स ओवन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ये भी ठीक है। टू एक्वायर
मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी डाला गया है। टू मैनेज सोशल अफेयर, ये ठीक होगा। और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम उसी वजह से आई जब रिलीजन ने सोशल अफेयर्स को मैनेज किया है, तभी पतन हुआ है, ठीक है। क्योंकि उस अफेयर्स को मैनेज करने के चक्कर में क्या हुआ कि ओनली एक जो माइनॉरिटी थी वो डोमिनेट करने लगी, लोगों को दबाया जाने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ठीक है। तो सोशल अफेयर को कभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज रिलीजन को मैनेज नहीं करने देगा, ठीक है। या फिर पॉलिटिकल अफेयर को रिलीजन मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिकल थियरी, जो क्लासिकल थियरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट प्ले नोटेबल रोल इन द रैशनलाइजिंग इवेंट्स एंड इवन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्शन को रैशनलाइज किया और स्टिमुलेट किया, बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद इट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उस टाइम पे प्रिंसिपल्स दिए गए, जैसे टेलर थे, फ्योल थे, उन्होंने दिए, ठीक है, लूथर गुलिक थे। उसके बाद थे इट वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज सेपरेट एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि फेज वन एंड फेज टू जो पबेड का मैंने आपको पढ़ाया भी था, जिसमें इवोल्यूशन हो था, उसमें भी साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहे थे, वहां पे वो सेपरेट पबेड को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये भी सही है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फेरल हेडे द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न, इसमें सारे आएंगे, द सर्च फॉर थियरी, अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू बॉर्डर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बाद है द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द पीआईएल, पीआईएल के बारे में ट्रू कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं छाटना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको सब ठीक लगेगा, ये दोनों ठीक है, पीआईएल 32 एंड 226, ये गलत है कि ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ही फाइल कर सिविल ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद देयर इज नो कोर्ट फीस, ये भी गलत है, 50 रुपए लगते हैं, ठीक है। ए एंड डी हमारा सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू अबाउट द आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसके बारे में कौन सी ट्रू है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक तो ये क्या था कि फ्रॉम अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 ईयर नाउ द कमिश्नर होल्ड एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने, क्या बताऊं मैं, नाउ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द कमिश्नर आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है, देख लो। बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी, ठीक है, हमारा आंसर है। उसके बाद है व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोर वैल्यू क्या है, सब आपको ठीक लगेगा। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमारा नहीं है, और नेबरहुड फर्स्ट डिप्लोमेसी, ये एक डिप्लोमेसी है हमारी, ठीक है, वो हमारी कोर नहीं है, डिप्लोमेसी है हमारी। तो ए बी एंड सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है वैसे भी अगर डी आपको सब में से हटाओगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें हम मतलब सही कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का फीचर कौन से नहीं थे वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे आमरेस थी, न्यूक्लियर आमरेस थी, प्रोपोगेंडा वार चलते थे, प्रॉक्सी वार जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद है देयर वाज इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगेंस्ट नॉन अलाइंड कंट्री, ऐसा तो नहीं था, नॉन अलाइंड के अगेंस्ट में इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं था। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट, दोनों गलत हैं। उसके बाद है assertion reason का क्वेश्चन है, ever since the end of the World War II, international environment has been dominated by American relation with the Soviet characterized as Cold War, कि World War II के बाद में Cold War से relation मतलब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कोल्ड वॉर डोमिनेट करता है, जहां पे अमेरिका और सोवियत के रिलेशंस की बात है, ठीक है। उसके बाद है द कोल्ड वॉर कलर्ड नॉट ओनली अमेरिकन एंड अमेरिकन अलाइंड कंट्री रिलेशन विद द सोवियत and the latter allies with, but relation of the US and its allies with the non-aligned country as well, दोनों ट्रू है। क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात हो रही है इंटरनेशनल की, तो वहां पे ऐसा भी हुआ था इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन भी दे रहा है, हम ये लेके चल सकते हैं, इसको चैलेंज करने का कोई इशू है नहीं। क्योंकि चैलेंज हम करेंगे किस बेस पे करेंगे, वो अपना कुछ एनालिसिस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है इन अवर टाइम हिस्ट्री इज दैट विच ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट टू द मोनूमेंट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता है किसकी है, ये मिशेल फोकोट की स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट उनकी है, और उसी स्टेटमेंट को तोड़ के दो हिस्सों में डाला गया है, दोनों सही है, ठीक है।
द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज डिस्कवर्स, ये उनकी बुक थी, उसके अंदर ये स्टेटमेंट है। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म, ये कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू इज बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दोनों सही है, रीजन भी दे रहे हैं। उसके बाद है इकोनॉमिकली द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वोदय ऑर्डर वुड सीक टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद है जेपी नारायण वाज श्योर टू अफोर्ड द फर्स्ट प्लेस टू द एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, क्योंकि वो गांधीवादी थे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो दोनों सही है, बट कहीं पे रीजन नहीं दे रही है ये चीजें, ठीक है। तो हमारा बी आंसर सही है। उसके बाद है political culture is a set of belief and sentiment about the politics as embodied in the verbal and non-verbal behavior of people, सही है। उसके बाद the typological and morphological model of political culture denote that there can be as many as cultures as the dynamic of political development in as the dynamics of political development in political system, ठीक है, मैनी कल्चर हो सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद है रॉबर्ट डेहल हैज सजेस्टेड फॉर द क्रॉस कल्चरल स्टडी इन द पबेड, ठीक है, ये ठीक है, रॉबर्ट डेहल ने क्रॉस कल्चरल स्टडीज की बात की है। दूसरी स्टेटमेंट जो लिखी है वो इन्होंने लिखी है, ही बिलीव दैट पब्लिक administration can escape the effect of political cultural environmental system in which it develop, क्या ऐसा होगा? रॉबर्ट डेहल एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको वो करेंगे, इग्नोर करेंगे? ऐसा नहीं है, वो क्लासिकल थियरिस्ट नहीं है कि इग्नोर कर दो, वो एक मतलब पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव या उससे पहले जब एनपीएम आया उस टाइम के वो थियरिस्ट है, उन्होंने उस चीज को कंसिडर करके चला है। पॉलीआर्की, मल्टी कल्चरल सोसाइटी की बात करते हैं, पॉलीआर्की की बात करते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट फैक्टर को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं? ओरिएंटेशन बताई है रॉबर्ट डेहल ने, तो वहां पे ओरिएंटेशन में हम पढ़ते हैं ऐसी एनवायरमेंट को इग्नोर करना नहीं है, ठीक है उनके। तो ए हमारा करेक्ट है, आर फॉल्स है। उसके बाद है राइट असेंशियली बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्लेम बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ठीक है। एनी पॉलिटिकल थियरी विच होल्ड दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट हैव राइट अगेंस्ट द स्टेट इज नो थियरी ऑफ राइट, ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, रीजन वाला नहीं था, असेसन रीजन का नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट वाला है प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ये क्योंकि ये कह रहा है कि प्रॉब्लम जो मॉडर्न एनवायरनमेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है चेंज की, वो नहीं होती अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती या पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी नहीं होती, ठीक है ये बात। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज आर डिफिकल्ट टू एड्रेस बिकॉज दे इन्वॉल्व बोथ इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों बात एकदम ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है नेहरू फेवर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू है क्योंकि वो काफी सोशलिज्म की तरफ ओरिएंटेड थे। उसके बाद है नेहरू कमिटेड टू द सिविल लिबर्टी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द आइडिया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेट, बिल्कुल सही है, उन्होंने कभी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेट जो आइडिया है एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो सिविल लिबर्टीज की भी इज्जत करते थे, उन्हें मानते थे, वो मानते थे कि ये जरूरी है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद है पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स नॉर्मल मीन्स ऑफ फाइटिंग पॉलिटिकल बैटल्स, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द एम ऑफ द पार्टी सिस्टम इज टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल इलाइट विद द न्यू इलाइट, दोनों करेक्ट है, आसान दिया हुआ है। उसके बाद एग्जिट पोल इज पोस्ट इलेक्शन पोल विच इज कंडक्टेड व्हेन एन इलेक्टोरल वॉकआउट, जब इलेक्टोरल वोट देके वॉकआउट करता है, बाहर आता है, तब एग्जिट पोल कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओपिनियन पोल क्या होता है? वो इलेक्शन से पहले कंडक्ट किया जाता है। अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर इलेक्शन, ऐसा गलत है, ओनली वन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है ही यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बहुत तेज करवा रही हूँ मैं, बट रात हो रही है इसलिए करवा रही हूँ। ही सर्व्स फॉर द 5-year टर्म बट कैन कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस irrespective of the expiry of the term until the successor assumes office, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं है कि 5 साल पूरे हो गए तो रिजाइन करना पड़ेगा, वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया सक्सेसर नहीं आता, क्योंकि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मतलब उनका टर्म एक्सपायर हो गया तो कौन मतलब वहां पे वो करेगा, वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन silent on whom perform the duties of vice president when a vacancy occur office before the expiry of term, ठीक है, इन पे साइलेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है द पॉलिसी एजेंडा इज द सम ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिमांड। पॉलिसी एजेंडा क्या होता है, जो पॉलिटिकल डिमांड लोगों से आई है, ठीक है, और ग्रुप हैव ट्राई टू गेट ऑन टू पॉलिसी एजेंडा, और ग्रुप्स जो कि पॉलिसी एजेंडा में डालना चाहते हैं। क्या पॉलिसी एजेंडा ये होता है, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। उसके बाद दूसरी पॉलिसी एजेंडा होती है जो कि जो पॉलिसी मेकर है उन्होंने फाइनल किया है, हाँ हम ये पॉलिसी में रखेंगे, वो पॉलिसी एजेंडा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है और पहली गलत है। उसके बाद है बोथ IMF एंड IBRD हैव हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन, ठीक है। इंडिया वोट शेयर इन IMF इज 10%, गलत। इंडिया का वोट शेयर कुछ 2.63 ये है, ठीक है, हमारा वोट परसेंट। और हमारा SDR में कोटा 2.75% है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, हमारी पहली सही है। उसके बाद है मैच दिया हुआ है यहाँ पे बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, किसकी बुक है ये, हाना अरेंट की है। उसके बाद है विको एंड हर्डर द टू स्टडीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आइडिया, ये बुक है ईशा बर्लिन की। एंड देन द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, ये बुक है मिशेल ऑक्सफोर्ड की। एंड टायरनी ऑफ मेरिट किसकी है, सैंडल, जो मिशेल सैंडल है उनकी है। वर्चू इज नॉलेज कौन बोलेगा, प्लेटो बोलेंगे, ठीक है। सक्सेस इज वर्चू, ऑब्वियस बात है मैकियावेली बोलेंगे। उसके बाद है नॉलेज इज पावर, ये कौन बोलती हैं, फोकट बोलती हैं। एंड पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट, ये बर्टन रसल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही दिए हुए हैं सारे ऑप्शन, ठीक है, मैं गलत होगा वहां पे बता दूंगी। सूरत स्प्लिट 1907 के अंदर हुआ था। उसके बाद है क्विट इंडिया 42 का है। नॉन कॉपरेशन 1920 एंड महाड़ सत्याग्रह 27 का है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल चेंजेस इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये जॉन H कॉट्सके लिखते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट CH चोड लिखते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड आफ्टर लिखते हैं। ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी SN एस्टेड, ठीक है। इनका नाम, ये इतने हार्ड नाम निकलवाते क्यों है मुझे समझ नहीं आता। हमारे मम्मी पापा इतने आसान नाम निकालते हैं कि हाँ बोल देंगे झट से। उसके बाद है फोर्थ शेड्यूल में, ओके हमारे शेड्यूल दिए हुए हैं तो हमें बताना है कौन से शेड्यूल में क्या है, ठीक है। तो पहले फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद 10th शेड्यूल डिफेक्शन का है। 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर का है जिसमें 3 लिस्ट है। एंड 6th शेड्यूल जो कि ट्राइबल एरियाज के लिए, जो कि असम और मेघालय शायद 2 स्टेट हैं उसमें। उसके बाद है 2 लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, लीडर्स दिए हुए हैं, ओके फाउंडिंग लीडर्स दिए हुए हैं। तो AIADMK किसने बनाए हैं, MG रामचंद्र ने। DMK CN अन्ना नारायणु, TDP PDP महबूबा मुफ्ती की है। TDP NT रामाराव की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन ओबीडियंस एंड द एक्सेप्टेंस। तो कौन करता है डिस्टिंक्शन, ये करते हैं चेस्टर बर्नार्ड करते हैं, जहाँ पे वो जोन ऑफ अथॉरिटी उसकी बात करते हैं, जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, इनएक्सेप्टेबिलिटी, जोन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हर्बर्ट साइमन करते हैं, कल भी हमने इनकी बुक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल थियोरी को प्रोवर्ब्स का था, तो वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन और इकोनॉमिक मैन के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन चैरिस्मेटिक लीडर एंड लीगल रैशनल, मार्क्स करेंगे, सॉरी मैक्स वेबर करेंगे। एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मैकेनिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये FW टेलर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उज्ज्वला स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्रीज की बतानी है हमें, ठीक है। उजाला स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। उसके बाद है सौभाग्यम योजना, ये
मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है, अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन द श्रीलंका, ये राजीव गांधी के टेन्योर में भेजी गई थी। देन शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने कंडक्ट करवाया था। लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी, एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, लुक ईस्ट से चेंज करके एक्ट ईस्ट, ठीक है। उसके बाद है 1955, ओके, यहाँ पे कुछ समिट दी हुई है, हाँ नाम की समिट है ये, ठीक है। तो कौन सी समिट कब हुई ये हमें बताना है। 1961 में बेलग्रेड समिट, सॉरी बांदुंग समिट, ओके फिर से स्टार्ट, 1955 में बांदुंग समिट, उसके बाद है 1961 में बेलग्रेड समिट हुई थी, ठीक है। आमने सामने ही दे रखे इन्होंने तो। ओके, दो हमें पता है तो भी हम कर पा रहे हैं, एक भी पता है तो भी कर पा रहे हैं, देखो आसान से डाल रखे हैं। अरेंज द कॉन्सेप्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, इवोल्व कैसे हुए वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले लीगल सॉवर्निटी आई होगी, ठीक है, ये आप आइडिया लगा पा रहे हैं, ये हुगो ग्रोटियस, ठीक है, वहां उनके टाइम से या उससे पहले से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो आया है पॉपुलर पॉलिटिकल सॉवर्निटी, शायद मेरे हिसाब से 1648 के बीच में आई है, मतलब तब वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया हुई तब। उसके बाद है जो आइडिया आया पॉपुलर सॉवर्निटी का आया, और फिर उसके बाद प्लूरल सॉवर्निटी का आया, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप प्लूरल प्लूरल सॉरी प्लूरल सॉवर्निटी के कॉन्सेप्ट को तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं ना कि वो सबसे बाद में आया है, ठीक है, कि बहुत सारे प्लूरली सॉवरन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, लास्ट वाला भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ईयर, हार्ड क्वेश्चन, हमें बुक नहीं याद रह सकती कि किसने कब कौन सी लिख दी, ठीक है। यहाँ पे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मैंने खुद सर्च करके डाले हैं, यहाँ पे 1969 के अंदर फोकोट ने लिखी थी ह्यूमन कंडीशन, हमें सिर्फ नाम पता है किस राइटर ने लिखी है, ईयर नहीं पता है हमें। द ह्यूमन कंडीशन हैना अरेंट ने 1958 के अंदर, स्फेयर ऑफ जस्टिस मिशेल वॉल्जर लिखते हैं 83 में, एंड आफ्टर वर्च्यू 1981 में मैकेंटायर लिखते हैं, ठीक है। और करेक्ट हमारा आंसर डी ए बी सी है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन, सबसे पहले आप इनमें सब में कुछ भी छाट के लाओगे तो सप्तांग थियरी सबसे पहले उठाओगे ना, क्योंकि वो कौटिल्य ने दी है, तो वो तो थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी के अंदर या थर्ड सेंचुरी फोर्थ थर्ड के बीच में, तो बी से सबसे पहले स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आसान है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज दे आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कौन सा फीचर कब डेवलप हुआ है ये हमें बताना है। सबसे पहले पॉलिटिकल सेपरेटिज्म आया, जो कि मैकियावेली करते हैं कि जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है उनको सेपरेट किया, ठीक है, जो कि रेनेसा के एज में किया उन्होंने, मैकियावेली ने किया। उसके बाद जो दूसरा आया वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, जो कि हुगो ग्रोटियस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे अलग अलग राइटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, एंड चेक एंड बैलेंस जो मोंटेस्क्यू देते हैं वो सबसे बाद में आया, ठीक है। तो हमारी क्रोनोलॉजी बन गई सी बी डी, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डीपीएसपीज हैं उनकी कुछ उठा के दिए हुए हैं, डीपीएसपी वो हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। तो इक्वल फेवर इक्वल वर्क ये सबसे पहले 39 नंबर में है, 39 ए में है इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है, ये बाद में इंसर्ट किया गया था। उसके बाद है टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 44 में है, और उसके बाद है जुडिशरी को सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव से, ये 50 में है, ठीक है। तो ये ए सी बी डी ये करेक्ट क्रोनोलॉजी है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सब कुछ छोड़ के आप चिपको मूवमेंट पे आ जाओ, क्या ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होते हुए एक ही ऑप्शन है, हम वो टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या हुआ, ओके, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्टन मेयो, एल्टन मेयो जो थे ह्यूमन रिलेशन थियरिस्ट, उनके एक्सपेरिमेंट हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। अब जो पहले तीन एक्सपेरिमेंट है, रिले, इल्यूमिनेशन, मास इंटरव्यू, ये हावरथॉर्न एक्सपेरिमेंट है उसके पार्ट है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले इसमें इल्यूमिनेशन आएगा, उसके बाद हावरथॉर्न एक्सपेरिमेंट,
1924 से 27 के बीच में उन्होंने किए थे, ठीक है। तो उसके बीच में ही सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, वो एक कलेक्टिव नाम है हाथन एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले इल्यूमिनेशन किया, फिर उसके बाद रिले असेंबली टेस्ट रूम किया, और मास इंटरव्यू लास्ट में किया था उन्होंने। बैंक वायरिंग 31 और 32 के बीच में किया था, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा BACD बन गया। उसके बाद है एंटी करप्शन जो लॉज पास हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी क्रोनोलॉजी हमें लगानी। तो सबसे पहले बेनामी ट्रांजिशन एक्ट, क्या हम ये लगा पाएंगे? ठीक है, इसमें सब में डी लगा रखा है, वो तो हम लगा ही लेंगे फिर तो उसके बाद दूसरा है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिवेंशन का है, जो कि 2002 में पास हुई थी, और मतलब इफेक्ट कब आई, मतलब इफेक्टिव कब हुई, कब चालू की गई, ये 2005 के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट करप्शन जो कन्वेंशन थी, वो हमने रेक्टिफाई की थी 2011 के अंदर। एंड जो ब्लैक मनी जो है, ये एक्ट आई थी 2015 में आया था, ठीक है। तो हम करेक्ट लगा पाएंगे। अगर हम ब्लैक मनी वाला एक्ट भी हमें पता है, देख लो, हम लास्ट में बी अगर रख पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, देख लो। आसान पेपर कहीं ना कहीं तो आसान डालने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट क्रोनोलॉजिकली द जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स। क्वेश्चन बहुत बोगस टाइप, क्या बताऊं मैं, मतलब मन ही नहीं किया मेरा, हाँ मैं ये सोल्व करूं, ठीक है, इस टाइप का। खुद ऐसे आंखें मार के तुक्के मारने वाला है। चैलेंज भी करो इसको, ठीक है। इंद्रधनुष फोर्थ कब हुई? 7 फरवरी 2017 में हुई, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट ईगल जो 2, जो कि इंडिया और यूएई के बीच में है, ये 2006 में, 3 जून 2006 में, मतलब कुछ भी उठा के डाला हुआ है, इस टाइप का है। टेबल टॉप जो एक्सरसाइज है, इसका इन्होंने संस्करण भी नहीं दिया हुआ, ये 2021 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है संवेदना, जो ये डिजास्टर एनडीआरएफ ने और हमारी एयरफोर्स ने की थी केरला कोस्ट पे, ये भी 2008 में पहली बार कंडक्ट की थी इन्होंने ना। इनका मतलब ये पूछा कि 1 2 नंबर, ठीक है, और ना इनकी क्रोनोलॉजी ठीक बैठ रही है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब आंसर दिया है ABCND, ये कहाँ से क्रोनोलॉजी बन रही है? नहीं बन रही ना, यहाँ पे पहले ही 17 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। तो ये चैलेंज करो, बिल्कुल चैलेंज करो, 100% चैलेंज करो, ड्रॉप होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग, और ना इन्होंने मतलब ये बोला है कि आप रिसेंट में हुई है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, ठीक है। कुछ मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ही क्लियर नहीं किया है बच्चों के लिए, तो चैलेंज बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग ब्रिक्स समिट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ब्रिक्स समिट जो हुई है उनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें जो हुई है वो दुरबान साउथ अफ्रीका के अंदर 2013 में हुई थी, 5th ब्रिक्स समिट। हार्ड क्वेश्चन है, नहीं याद रख सकते हम, बट इसमें हम याद ये रख सकते हैं कि चाइना के अंदर जो वर्चुअल समिट हुई थी वो सबसे लास्ट में हुई है, ठीक है। डी, ओके। इसमें 3 ऑप्शन है, क्या याद रखेंगे हम, ठीक है। तुक्का ही मारने वाली बात हो गई, इतना हम याद नहीं रख सकते। अब दुरबान के अंदर 2023 के अंदर भी 15 सबमिट होने वाली है, आने वाले टाइम में अगस्त में होगी, ठीक है। उसके बाद है उफा रशिया के अंदर हुई थी, ये मैंने खुद सर्च करके डाले हैं क्योंकि हम नहीं याद रख सकते। सिर्फ चाइना वाला हमें याद है जो वर्चुअल सबमिट हुई थी, जो सबसे रिसेंट है, उससे पहले वाले हम इतना डाटा नहीं माइंड में रख सकते, ठीक है। उसके बाद है एक पैसेज दिया हुआ है, आसान है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बारे में पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। छोटा पैसेज है, आप पढ़ भी लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम, सब आप पैसेज में मिल जाएगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मीनिंग मिल जाएगा। बट यहाँ पे यूज ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, क्या अथॉरिटेरियन रिजीम ऐसी बात करेगी, ठीक है। ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है अथॉरिटेरियन डिमांड्स अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ठीक है, ऐसा पैसेज के अंदर भी मिलेगा आपको, बिल्कुल सही है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफन लैक्स फ्री एंड कम्पिटेटिव इलेक्शन ऑफ लीडर, बिल्कुल ठीक है, दोनों ट्रू है। उसके बाद है व्हाई अथॉरिटेरियन रिजीम्स कमांडेड अनरीजन्ड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऐसा अथॉरिटेरियन रिजीम क्यों करती है? ताकि कोई पॉलिटिकल डिसरप्शन ना हो, आपको पैसेज में मिल जाएगा कि कोई डिसरप्शन ना हो, ठीक है, मास का, तो लोगों का, तो उस वजह से मतलब ऐसे रखती है कि बिना रीजन के भी लोग उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, ठीक है, कोई रीजन ही नहीं है उस अथॉरिटी का, बट
कमांड करके मास जो ऑर्गेनाइजेशन है या टेलीविजन है या मास मीडिया है उसे यूज करके उस अथॉरिटी को बना के रखे, ठीक है। उसके बाद है अथॉरिटेरियन, तो समझ रहे हो ना, जैसे आप नॉर्थ कोरिया एग्जांपल ले लो, चाइना ले लो, ठीक है। उसके बाद है अथॉरिटेरियन रिजीम्स लेजिटिमेट देयर डिक्टेटरशिप थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेथड, किससे अपनी लेजिटिमेसी करती है, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए इलेक्शन करती है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाती है, और थ्रू द ब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटी टू द पॉलिटिकल चैलेंजेस, ठीक है, ये दोनों सही मिलेंगे। यहाँ ये कंपटीशन से लीडर लाना और ये सब तो बकवास बातें हैं अथॉरिटेरियन के लिए। सी एंड डी इसका करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट रिमेन्स द स्टेटस ऑफ सिविल लिबर्टी इन अथॉरिटेरियन रिजीम। सिविल लिबर्टीज का स्टेटस क्या होगा अथॉरिटेरियन रिजीम में? नहीं होंगी ना, या फिर मिनिमम होगी, ठीक है, इस टाइप से होंगी। बट यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे, रिमेन्स एज फ्रीली अवेलेबल टू डेमोक्रेटिक, ठीक है, गलत है। देयर स्टेटस रिमेन अनचेंज, ये भी गलत है। दे आर रेस्पेक्टेड मोर, क्या ये हम ट्रू करके चल सकते हैं? नहीं ना। बट इन्होंने आंसर यही दे रखा है, चैलेंज करो, बिल्कुल करो। ये कैसे आप ट्रू कर सकते हो इस चीज को? ऑल अबव आर फॉल्स इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसका उसके बाद है पब एड पे एक पैसेज दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, टाइम लगे मैंने कुछ लाइनें हाईलाइट कर दी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ मेजर रोल ऑफ पवेड इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में मेजर रोल होने वाला है पवेड का, तो इसका क्या रीजन है? पैसेज के अंदर बताया गया है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है ये। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज आइडेंटिफाइड द ट्रांजिशन ऑफ पब्लिक एड टू द प्रोफेशन, ये लाइन इन बोलते हैं, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये इन्होंने प्रोफेशन की बात की है, पबेड को एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रांजिशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पबेड, जो पबेड में ट्रांजिशन हुआ है तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, आप पैसेज में मिलेगा एक्चुअल सेल्फ डेफिनेशन चेंजेस इन मॉडर्न लाइफ, ये सब मिलेगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये वाली। उसके ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट दो बचे हैं, इन द फ्यूचर पवेड विल असेस्ड विद द साइंटिफिक टूल विच परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ थ्योरी, ठीक है, कि फ्यूचर मतलब ऐसा पैसेज के अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक चॉइस एंड एनपीएम इज मोर प्रेजेंट डे, वो हम मोर देख सकते हैं आज के दिन में, मतलब पब्लिक चॉइस जो अप्रोच थी और एनपीएम थी उसका इफेक्ट आज के डे में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, वैसे पैसेज के अंदर दे भी नहीं रखी है ये, तो पता नहीं उस बेस पे गलत है, या ये भी रीजन है इसका गलत होना क्योंकि ये अप्रोच 1980s की अप्रोच है, ठीक है। तो आज की अप्रोच में हम वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू डिसिप्लिन ऑफ पबेड, डिसिप्लिन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे सब स्टेटमेंट आपको पैसेज में मिल जाएंगी, बट ये आप कॉमन सेंस से भी हटा सकते हैं कि पबेड वांट टू कंटिन्यू विद प्रेजेंट मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्या पब्लिक इस जो प्रेजेंट मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का क्या उससे कंटिन्यू करना चाहती है? पब्लिक तो उसमें चेंज चाहती है ना, तो स्टैटिक होना नहीं चाहती, तो एबीसी करेक्ट है, डी को हम वैसे भी हटा देंगे, ठीक है। तो एबीसी हमारा करेक्ट है, सभी में डी दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर कोई और क्वेश्चन गलत लगे, किसी और क्वेश्चन का आंसर गलत लगे, ठीक है, मैंने गलत बता दिया हो या आंसर की में गलत बता दिया हो, आंसर की में जो दे रखा है मैंने वही बताया है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए बोले और मुझे लगता है कि वो चैलेंज करोगे तो ड्रॉप भी होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में इशू लगता है, कुछ और गलत लगता है, यू आर फ्री टू मेंशन इन कमेंट, ठीक है, उसको मेंशन करो ताकि और बच्चे भी उसको जान पाए, ठीक है। और कल का टाइम है चैलेंज करने का, और उसके बाद टाइम बढ़ा देंगे, मुझे लगता है 2 दिन और बढ़ा देंगे क्योंकि फिर संडे हो जाता है, संडे को वैसे ऑफिस नहीं खुलता, तो टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है, बट आप क्लास देखें तो फिर इन 2 को जरूर चैलेंज करें, ठीक है। ड्रॉप होने के चांस बहुत ज्यादा है, आपको मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी नोट के साथ क्लास आपको अच्छी लगेगी, मैं आपको दूसरी जो शिफ्ट सेकंड का पेपर है वो भी अवेलेबल करवाती हूँ, ठीक है। सुबह तक मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल आपके पास अवेलेबल करवाने की, ठीक है। अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ, थैंक यू।